गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम है डे 3, जहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैं आज जो है एनसीईआरटी के टॉप 50 चैप्टर 1 से जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैंने क्वेश्चंस को निकाला है। कहीं से नेट से कॉपी पेस्ट नहीं है। आपको पता है कि बीपीएससी 2.0 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्टली वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस थे, बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन दिए गए थे। इसलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चंस बैंक तैयार कर रहा हूं जो कि बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। आज हमारा ये मोटो है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। आप सभी जरूर कमेंट करें। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था कि सर आप क्लास को कंटिन्यू रखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। कमेंट दिए गए हैं, कमेंट के ऑप्शन है, कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए आज का पहला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक में कहाँ से लिया है। उसी में मैं इस 5 ऑप्शन जो कि आपके बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहते हैं ABCDE, पाँचों ऑप्शन को मैं देखते हुए क्वेश्चंस तैयार किया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन ए एक्सेप्ट इनपुट, बिल्कुल कर सकता है। प्रोसेस, क्रिएट रिजल्ट यानी कि आउटपुट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या आंसर होगा, आप सभी कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए थे। ये क्वेश्चंस यहाँ से थे, एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। सेम क्वेश्चंस पहले लाइन से मैंने बनाया आपके लिए। अगला, द मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम्स आर। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में पूछा गया और ये आपको बता दें ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस थे। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्या होगा, कमेंट करें। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डीएमए, स्टोरेज। ऑप्शन बी ALU, CPU, मेमोरी, स्टोरेज। ऑप्शन सी मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज। तो हम इस यहाँ पे हम देखेंगे, जब आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे है CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो ये हमारा किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मेमोरी, CPU, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज। ये इसका 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन है क्वेश्चंस। अगला, CPU इज कॉमनली कॉल्ड एज। CPU को हम और क्या कहते हैं, बताएंगे, कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर होगा प्रोसेसर। क्या होगा, प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखिए आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप इज कॉल्ड। CPU कैन बी प्लेस्ड, CPU को किस में एक से ज़्यादा माइक्रोचिप में प्लेस किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे IC। क्या कहेंगे, IC। ये भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, CPU स्टोर्स डेटा एज वेल इंस्ट्रक्शंस इन लोकल मेमोरी। CPU जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपनी लोकल मेमोरी में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रजिस्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, CPU को हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को दिया हूँ, CPU ऑब्लिक प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ये क्वेश्चंस भी बीपीएससी 2.0 में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। जब आप लाइन बाय लाइन को देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
चलिए अगला बढ़ते हैं। CPU इज ऑल्सो प्रॉपरली नॉन एज CPU को और किस नाम से हम सभी जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, CPU हैज डैश मेन कंपोनेंट्स। CPU के पास अपना कितना मेन कंपोनेंट्स होता है? इसका ऑप्शन नंबर A 2, 3, 4, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि CPU का मेन कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A 2। CPU के पास 2 हमारा मेन कंपोनेंट्स होता है। अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित, CPU हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स। CPU का 2 मेन कंपोनेंट्स होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे? MU&CU नहीं, ALU and CU। हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ALU and CU। ALU मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU मतलब कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, द इनपुट डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर आर टर्म्ड एज। आपको बताना है वह डिवाइस का नाम जिसके द्वारा कंट्रोल सिग्नल जो है कंप्यूटर तक जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जरूर कमेंट करें। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। बिल्कुल लाइन बाय लाइन अगर आप देखेंगे NCERT में तो बिल्कुल ये लाइन बाय लाइन है। ये देखिए, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज। ये क्वेश्चंस यहीं से उठाए गए थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, तो सभी आपका NCERT के लाइन बाय लाइन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था CPU इज प्रॉपर्ली नॉन एज, क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो चलिए इसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर द एंटरिंग डेटा। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं, ब्रेडली कीबोर्ड हाँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। इसका भी देखिए हमारा NCERT से लिया गया है। जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये कहां से लिए गए हैं। यहां पे देखिए कौन सा कीबोर्ड यूज करेगा? तो ब्रेडली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट मेमोरी इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरली स्टोर इन। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो टेम्पोररी कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मेन मेमोरी ओनली रोम, मेन मेमोरी ओनली रैम, हार्ड डिस्क, मोर देन वन अबव द अबव, ई नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब भी हम डेटा इनपुट करते हैं तो वो टेम्पोररी कहाँ पे स्टोर होता है? तो आपके रैम पे जाके स्टोर होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 13, डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर फॉर फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है वो डिवाइस का नाम जहाँ से कंप्यूटर के द्वारा एक फिजिकल प्रोडक्शन होता है। जैसे ये क्वेश्चंस भी आपके NCERT से देखिए, द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यहाँ देखिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू ह्यूमन अंडरस्टैंड फॉर्म। आपको बताना है डिवाइस का नाम जो डिजिटल सिग्नल को ह्यूमन अंडरस्टैंड फॉर्म में चेंज करता है। तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके NCERT के लाइन बाय लाइन से लिए गए हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइस दैट कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 15
कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ए मॉनिटर इज यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट। तो आपको वह मॉनिटर के बारे में बताना है, वह डिस्प्ले के बारे में बताना है जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन है, उसके लिए वह डिस्प्ले काम में आता है, तो वो होगा बैरली डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ए प्रिंटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर। बताना है कि प्रिंटर का हम किस लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, फिजिकल फॉर्म के लिए, लॉजिकल फॉर्म के लिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फिजिकल फॉर्म यानी कि हार्ड कॉपी। फिजिकल फॉर्म मतलब क्या हुआ, आप प्रिंटर किस लिए करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में करते हैं, तो हार्ड कॉपी जो हुआ वो हमारा फिजिकल फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर। कौन कौन से कॉमनली प्रिंटर है हमारे, तो इंकजेट प्रिंटर है हमारे मार्केट में, लेजर जेट भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, तो इसका सही उत्तर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रिंटर इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन। 3D डिजाइन में किस प्रिंटर का हम सब उपयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी न्यू मार्केट में 3D प्रिंटर आ चुका है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3D प्रिंटर। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिंटर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट। किस प्रिंटर का हम सब प्रोटोटाइप, किसी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम सब उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3D प्रिंटर। ये देखिए, ये भी क्वेश्चंस जो भी थे आपको मैं जो भी दिखा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस सभी हमारे NCERT से है। ये देखिए 3D प्रिंटर, देखिए इसका क्रिएट हम सब किस लिए करते हैं, क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, 3D प्रिंटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर का कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। चलिए, यूज्ड फॉर प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल इसका 3D प्रिंटर का हम सब प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगला, एक्सप्लॉयड इन मेडिकल फील्ड, बिल्कुल हम सब इसका मेडिकल फील्ड में उपयोग करते हैं। यूज्ड फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स के लिए मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो फॉल्स तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, नन ऑफ द एबव। सभी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी ट्रू है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा गलत है। गलत तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है वो सही है, इसलिए हम करेंगे नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन 22, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके NCERT से है, वो मैं आपको बता दूं NCERT में कहाँ से मैंने लिया है। टोटल क्वेश्चंस अब यहाँ से बनेंगे आपके इस वाले फिगर से। यहाँ पे देखिए एबस्कस से है, तो एबस्कस से सवाल, पहला को सवाल, एबस्कस यूज्ड फॉर। एबस्कस का हम सब किस लिए उपयोग करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, मल्टीमीडिया पर्पस के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका देखिए आप सही उत्तर अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिए इसका सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ओनली, ये क्या परफॉर्म करता था, सिंपल अर्थमेटिक, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस इसका काम यही था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन, एबस्कस वाज ए मैकेनिकल डिवाइस, टेबुलेटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोर देन एबव। उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था ही नहीं, टेबुलेटिंग डिवाइस आ गया था, लेकिन उससे पहले एबस्कस जो है वो हमारा मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजन ईयर वाइज दे दिया गया है, क्योंकि आपके NCERT में ईयर दिए गए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस में ईयर बनाया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एबस्कस ऑलमोस्ट डैश ईयर्स एगो, ये कितने साल पहले आया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3000 ईयर एगो। यहाँ पे देखिए ये कब आया था, 3000 ईयर एगो। अगला क्वेश्चंस, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा लाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा, आप बताएंगे, कमेंट करें, मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा लाया गया, जल्दी बताएं।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ब्लेजे पास्कल। अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल कैलकुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैकेनिकल कैलकुलेटर को और हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर को हम सभी पास्कल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा लाया गया? तो आप बताएंगे हमारे फादर्स ऑफ द कंप्यूटर्स जो भी है उनके द्वारा यह जो है एनालिटिकल इंजन लाया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। यहां देखिए, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन इज कंसीडर्ड एज, उस समय एनालिटिकल इंजन को क्या कंसीडर्ड किया जाता था? तो यहाँ पे इसका भी क्वेश्चंस जो है यहीं से लिए गए हैं, जिसका उत्तर होगा मॉडर्न कंप्यूटर। क्या होगा इसका उत्तर? मॉडर्न कंप्यूटर। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप जरूर कमेंट करेंगे ताकि मैं अगला जो सीरीज है वो लेके आप सभी के बीच आऊं, और इसी तरह आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैं निकाल करके आपके बीच रखूं। उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के बीच भी ये वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिजाइन्ड ए टेबुलेटिंग मशीन? टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा लाया गया? तो आप जल्दी कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर होगा हार्डमैन। क्या होगा? हार्डमैन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ से लाया गया था, मैंने यहाँ पे देखिए हार्डमैन डिजाइन ए टेबुलेटिंग मशीन, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग टेबुलेटिंग मशीन समराइजिंग डेटा स्टोर्ड इन द, आपको बताना है जब टेबुलेटिंग मशीन आए तो डेटा का जो समराइज्ड फॉर्म था वह किस में लाया गया, किस में स्टोर किया गया? मेन मेमोरी का, पहले कोई मेन मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। पंच कार्ड, हाँ, किस में स्टोर किया गया डेटा को समराइज फॉर्म में? तो पंच कार्ड में स्टोर किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? पंच कार्ड। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज, कब हमारा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का को कंसीडर्ड किया गया? एवस्कस के टाइम, टेबुलेटिंग मशीन के समय, या हमारा पास्कल लाइन के समय? तो क्या सही उत्तर आप सभी देंगे? इसका सही उत्तर होगा टेबुलेटिंग मशीन। ये भी क्वेश्चन हमारे कहाँ से है? वही उसी सेम फिगर से। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड ए कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? किसके द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया? क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही उत्तर होगा जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? आईसी के द्वारा, ट्रांजिस्टर के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा? यहाँ पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, आपको बताना है ये किसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो इसका सही उत्तर है ट्रांजिस्टर। ये भी क्वेश्चंस इसी इमेज से, ये देखिएगा क्या है, ट्रांजिस्टर को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? देखिए, वैक्यूम ट्यूब वेयर द रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? तो ट्रांजिस्टर के द्वारा किया गया। ये कहाँ हुआ था? तो बेल लैब में हुआ था। ट्रांजिस्टर किस टाइप का कंडक्टर है? तो वो अगले प्रश्न में सेमीकंडक्टर टाइप्स के हैं। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल लाइन बाय लाइन। देखिए, ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ, आपको मैं बताया कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगला क्वेश्चन, द आईसी चिप इज मेड ऑफ, अब यहाँ पे पूछा गया आईसी चिप किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 35 को बताना है। ये भी क्वेश्चंस आपके यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आईसी जो है वो किसका बना हुआ है? जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है क्या? सिलिका? नहीं। आयरन ऑक्साइड? नहीं। इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले तरफ। 36, द साइज ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, किसके द्वारा जो हमारा साइज, कंप्यूटर का जो साइज है रिड्यूस किया गया, उसका मेन कंपोनेंट्स का नाम आपको बताना है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, आईसी,
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मोर और द एबव, तो इसका सही उत्तर होगा IC। चलिए अगला क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस हमारे NCERT से। एनिक ENIAC का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये देखिए यहाँ से आपके लिए गए हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिक फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन, ये किसके द्वारा, एनिक का आर्किटेक्चर जो है वो कौन सा है? तो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चंस। डैश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चंस क्या था? ये था कि कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपसे सिर्फ अगर इतने ही पूछ दें तो इसको कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। कि CPU किसी एक सिंगल चिप में होगा तो वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। जब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डैश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो अलाउ करेगा कि CPU हमारा एक सिंगल चिप में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या उत्तर होगा? आप सभी कमेंट करें। इसका सही उत्तर होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चंस यहाँ से है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन के आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर रहा क्या? 39। अगला क्वेश्चन आते हैं। Above 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल साइज चिप, 3 मिलियन कंपोनेंट जो हमारा एक स्मॉल साइज चिप में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका सही उत्तर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। यहाँ से देखिए फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म क्या है? LSI, VLSI और SLSI का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप सभी नोट कर लेंगे। अगला, ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंटेल के को फाउंडर कौन है? तो आपको बेस्ड और NCERT आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर है क्या? गॉर्डन मोरी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं। इंटेल को फाउंडर क्या है? गॉर्डन मोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट दैट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए चिप वुड बी डबल every year 2 years while cost would be half। कहा गया है कि ट्रांजिस्टर में जो होगा प्रत्येक साल डबल होगा, लेकिन उसका कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? हाफ होगा। ये कौन सा लॉ इस बात का जिक्र करता है? तो इसका सही उत्तर होगा तो क्या? ऑप्शन नंबर C, मोर्स लॉ। यहां देखेंगे ये कहां से आया है वो मैं आपको बता देता हूं। मोर्स लॉ, इसका सही उत्तर है मोर्स लॉ। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं हमारे NCERT से ही। यहां से देखिए, मोर्स लॉ विच प्रिडिक्ट दैट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप वुड बी डबल एवरी 2 years। ये क्या होगा? एवरी 2 साल में डबल होगा, लेकिन वाइल द कोस्ट विल बी हाफ। कोस्ट क्या होगा? हाफ होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? मोर्स लॉ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन के निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट ऑन ए सिंगल IC। अब यहाँ पे क्या कहा? हाई डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जब हाई डेंसिटी और अदर कंपोनेंट किसी सिंगल चिप में आएगा, सिंगल IC में आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या होगा? SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सा? ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर एंड व्हेन? इंटेल 1960, IBM 1981, 1981, HP 1980। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है क्या है? IBM इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981।
क्या होगा 1981। किसने किया था? IBM ने किया था। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर एंड व्हेन। तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा लाया गया? IBM के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1981 में लाया गया। ये क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन के निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ WWW जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ये कब ग्रोथ किया गया? एज पर द NCERT ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो ग्रोथ हुआ अराउंड 1990। देखिए अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1990। अगला क्वेश्चन, कमांड लाइन इंटरफेस लाइक विंडोज, यूनिक्स एंड डॉस, CMD, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनिक्स एंड डॉस। ये भी क्वेश्चन आपके NCERT से। अगला, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, आपको बताना है बेसिक यूनिट ऑफ द मेमोरी क्या है? तो बिट। अगला क्वेश्चन, ए 4 बिट इज कॉल्ड, 4 बिट को हम क्या कहेंगे? तो 4 बिट को हम कहेंगे निबल, NIBBLE। इस ये भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चंस आपके यहीं से लिए गए हैं। देखिए ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निबल, और ए 2 निबल वर्ड या 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड क्या? बाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ए 4 बिट इज कॉल्ड निबल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ निबल, तो आपको बताया गया 4 बिट, ये कहा गया 4 बिट को हम क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। तो निबल जब भी होगा वो 4 बिट का होगा। तो 4 बिट ये सभी आप देख लोगे, सभी में 4 डिजिट है, 0 1 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ए 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे? बाइट कहेंगे। अभी आपको मैंने दिखाया। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ बाइट, सबको काउंट करेंगे, कौन सा हमारा 8 बिट का है? तो ये 8 बिट है, ये 9 बिट है, ये 4 बिट है। ये 4 बिट हो गया, निबल हो गया। ये 9 बिट है, कुछ भी नहीं है। ये 8 बिट है, तो हमारा क्या होगा? ये बाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अरेंज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन के निकल सकता है। तो ये अगर आपको इस क्वेश्चन को याद करना है तो इसको आपको, ये फिगर को आपको नोट करना होगा, इस फिगर को आपको याद करना होगा, तभी आप इसके आंसर को दे पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, KB किलोबाइट, मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है। PB, EB, ZB, YB, PEZY, तो यहाँ पे क्या हो हमारा PEZY, तो ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते से बढ़ते के तरफ। अगला, CPU इंटैक्ट डायरेक्ट विथ विच मेमोरी, CPU डायरेक्ट किस मेमोरी से इंटैक्ट करता है, आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रैम इज ए डिवाइस, रैम इज वोलेटाइल, बिल्कुल। रैम आर वेब्ड आउट, बिल्कुल सही। रैम इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें कि सर मैं इसी प्रकार चाह रहा हूँ कि आप वीडियो हमारे लिए लाएं। आज हमारा डे 3 था, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे ऊर्जा मिलेगी, ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।